इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बायो के क्लास में 12th का बायोलॉजी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा देते भी रहता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, अमुक रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और वह क्वेश्चंस क्या है जो इंटर के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और उसमें हम लोग आज देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं। और सबसे पहले हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे जो हमेशा क्वेश्चन पूछता है उससे डीएनए से संबंधित क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं ये डीएनए की खोज से क्वेश्चन आता है कि डीएनए की खोज किसने की, और यह खोज है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और कंपटीशंस में भी ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो डीएनए की खोज किसने की, खोज से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है खोज किसने की, तो आप कहेंगे फ्रेडरिक मेसर। तो पहला आपका हो गया इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया डीएनए की खोज किसने की, तो आपके दिमाग में आना चाहिए फ्रेडरिक मेसर। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछा जाता है। तो यह डीएनए की खोज किसने की, फ्रेडरिक मेसर ने की, ये दिमाग में आपको रखना है डीएनए से। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डीएनए से पूछता है इसमें कि डीएनए का नाइट्रोजनी क्षारक से क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं प्यूरिन, देखते हैं कि डीएनए का जो नाइट्रोजनी क्षारक होता है उसमें प्यूरिन से क्वेश्चन पूछते हैं इसमें कौन सा प्यूरिन है डीएनए में। तो डीएनए में प्यूरिन अगर कहेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा ए और जी। ए और जी दिमाग में होना चाहिए। ए का मतलब एडेनिन और जी का मतलब होता है गुआनिन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए का मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए एडेनिन होना चाहिए और जी का मतलब हो गया ए गुआनिन हो गया। ये क्या है, प्यूरिन है, डीएनए का प्यूरिन है। तो ये नाइट्रोजनी क्षारक में ये प्यूरिन होता है और ये प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन ये आपको दिमाग में रखना है और इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा देते हैं। 2021 के एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि कौन प्यूरिन है और कौन पायरिमिडीन है, ये क्वेश्चन आए हैं। तो ये दिमाग में रखते हैं तो प्यूरिन ए और जी। इसके बाद अगर तीसरा आपका है डीएनए का, अगर देखते हैं पायरिमिडीन। अगर पायरिमिडीन से हम क्वेश्चन देखें डीएनए का तो पायरिमिडीन में क्या है, तो इसमें सी है और इसमें टी है। और सी का मतलब हो गया क्या, सी का मतलब हो गया साइटोसिन कहते हैं और टी का मतलब हम कहते हैं थायमिन कहते हैं। तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि सर ये पायरिमिडीन, तो पायरिमिडीन में साइटोसिन एवं थायमिन हो गया। तो ये दिमाग में रखेंगे। तो अभी हम लोग 3 क्वेश्चन इससे कर चुके हैं डीएनए से, ठीक है। तो डीएनए की खोज किसने की, फ्रेडरिक मेसर ने दिमाग में रखना है, ठीक है। और दूसरा डीएनए में प्यूरिन क्या क्या है, तो एडेनिन एवं गुआनिन है। डीएनए में पायरिमिडीन क्या है, तो साइटोसिन एवं थायमिन है। ये दिमाग में रखिएगा। तो C प्लस टी आप कहेंगे तो पायरिमिडीन है। A प्लस जी कहेंगे तो आप कहेंगे सर यह प्यूरिन होता है। तो ये दिमाग में आपको रखना है यहाँ पर। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसके बारे में अगर आपसे क्वेश्चन डाले कि आप ये बताइए इसमें कि यहाँ पर एडेनिन एवं गुआनिन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। वो क्या है, अगर कहेगा कि एडेनिन एवं गुआनिन के बीच में एडेनिन गुआनिन है वो क्या है, तो प्यूरिन है। अगर पूछेगा साइटोसिन एवं थायमिन क्या है, तो पायरिमिडीन है। अब थोड़ा सा इसमें बॉन्डिंग की बात अगर कहा जाए तो अगर कहेंगे देखते हैं ए और टी अगर पूछेगा तो ए क्या हो गया भाई, तो ए आप कहते हैं कि सर ए तो हो गया प्यूरिन, टी क्या हो गया, तो टी कहेंगे पायरिमिडीन, टी पायरिमिडीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दिमाग में रखना है कि ए एवं टी के बीच में डबल एच बॉन्ड होता है। ये हमेशा दिमाग में रखना है कि ए एवं टी के बीच में डबल एच बॉन्ड होता है। ये डबल है,
H बॉन्ड है, अर्थात ये आपको दिमाग में हमेशा ये रखना है कि A एवं T के बीच में डबल H बॉन्ड होता है। ठीक है, इसके बाद आगे ध्यान देते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर पूछेगा कि वे बताइए G एवं C के बीच में बॉन्डिंग की बात कहेगा, तो बॉन्डिंग में लगा देंगे सर G एवं C के बीच में यह ट्रिपल H बॉन्ड होता है। ट्रिपल H बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल H बॉन्ड लगा देंगे। तो ये दिमाग में आपको रखना है। तो हम लोग अभी 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डीएनए से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा यह क्वेश्चन देने की संभावना रखता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त किए। चलिए, पहला डीएनए की खोज फ्रेडरिक मेसन, दूसरा प्यूरिन में एडेनिन एवं गुआनिन, पाइरिमिडीन में साइटोसिन एवं थायमिन। इसके बाद में एडेनिन एवं थायमिन के बीच में बॉन्ड बंधन पूछेगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनमें से सभी डाल देगा, आपका आंसर होगा डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर G एवं C, मतलब यहाँ पर ये G क्या हो गया, गुआनिन, और ये हो गया साइटोसिन। ठीक है, तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग होगा वो होगा ट्रिपल H बॉन्ड। ट्रिपल H बॉन्ड। आगे हम लोग ध्यान देते हैं, अगर पूछेगा इसमें डीएनए का नाइट्रोजनी क्षारक पूछेगा, तो डीएनए का नाइट्रोजन क्षारक होता है AGCT। देखिए यहाँ पर ये दिमाग में रखना है AGCT। तो AGCT है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। तो यहाँ पर हो गया कि ये डीएनए का नाइट्रोजनी क्षारक AGCT होता है। ठीक है, अब दिमाग में ये रखना है यहाँ पर, इसके बाद में AGCT दिमाग में रखेंगे तो यहाँ पर दे सकता है कि डीएनए का नाइट्रोजनी क्षारक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो पढ़े हैं AGCT होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। ये तो दिमाग में हमेशा होना चाहिए। इसके बाद आगे हम लोग ये दिमाग में रखते हैं कि अगर क्वेश्चन डाल देगा यहाँ पर कि ये बताइए डीएनए का जो है एक्सरे, अब देखिए एक्सरे जो है विवर्तन के द्वारा, एक्सरे विवर्तन के द्वारा डीएनए के बारे में किसने बताया था? एक्सरे विवर्तन, एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा, एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा डीएनए के बारे में किसने रिपोर्टिंग किया था, किसने सूचना दिया था, किसने बताया था? ठीक है ना, तो यहाँ पर विल्किंस आपके दिमाग में होना चाहिए, विल्किंस दिमाग में होना चाहिए। विल्किंस ने क्या एक्सरे विवर्तन के द्वारा डीएनए की संरचना के बारे में बताया था, तो आपके दिमाग में होना चाहिए विल्किंस साहब। ठीक है ना, तो विल्किंस दिमाग में होना चाहिए एक्सरे विवर्तन डीएनए की संरचना के बारे में, एक्सरे विवर्तन, एक्सरे डिफ्रैक्शन करके उसके बारे में किसने बताया था, तो विल्किंस साहब ने बताया था। ये दिमाग में आपको होना चाहिए। इसके बाद में हम लोग 8वां देखते हैं, क्या क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अगर पूछेगा, सबसे आसान सा क्वेश्चन है कि डीएनए का दोहरा कुंडली संरचना मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, वो किसने दिया, तो आप सभी जानते हैं कि वाटसन कह देंगे, और वाटसन एंड क्रिक कह देंगे। ये दिमाग में सबको, ये तो आसान सा क्वेश्चन है कि डीएनए का दोहरा कुंडली संरचना के बारे में किसने बताया था, तो आप कहेंगे सर वाटसन एवं क्रिक बताया था, वाटसन एवं क्रिक ने बताया था। ठीक है, और ये कब बताया था, तो सब विद्यार्थी जानते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। 1953 में बताया था, और इसी काम के लिए इसको 1962 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। तो ये भी दिमाग में रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर वाटसन एवं क्रिक ने, तो ये दिमाग में आपको रखना है। 8 क्वेश्चन आपके सामने मैंने बताया है। सबसे पहला डीएनए की खोज फ्रेडरिक मेसन ने की। प्यूरिन में, डीएनए का प्यूरिन में ए और जी होता है, एडेनिन एवं गुआनिन होता है। इसके बाद पाइरिमिडीन में साइटोसिन एवं थायमिन होता है। इसके बाद ए एवं टी, एडेनिन एवं थायमिन के बीच में डबल एच बॉन्ड होता है। क्या आप कह सकते हैं कि प्यूरिन और प्यूरिन के बीच में बॉन्डिंग बनता है, तो आप कहेंगे सर ये नहीं होता है। तो ए और जी के बीच में बॉन्डिंग बन रहा है कहीं, आप कहें सर ये नहीं होता है, तो नहीं होता है। इसमें आप देखते हैं एडेनिन एवं थायमिन के बीच में
डबल H बॉन्ड बनेगा, डबल H बॉन्ड बनता है और G एवं C के बीच में ट्रिपल H बॉन्ड बनता है, ये दिमाग में रखना है। और डीएनए का नाइट्रोजनी क्षार एजेसिटी होता है। इसके बाद में एक्सरे विवर्तन के द्वारा सबसे पहले वह विल्किंस ने इसके बारे में बताया, डीएनए को तैयार किया था, बताया था। वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में डीएनए का दोहरा कुंडली संरचना दिया, इसके लिए 1962 ईस्वी में इसे नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये जो है क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपके सामने रखे और 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना है, आपको दिमाग में रखना है इसको, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, इसके बाद क्या क्वेश्चन पढ़ना है उस पर हम लोग गौर करते हैं, क्या क्वेश्चन पढ़ना है। अब ध्यान देते हैं, इसके बाद में थोड़ा सा आगे ध्यान देते हैं डीएनए के बारे में। अगर पूछेगा कि आप ये बताएं न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें क्या क्या होता है। अगर न्यूक्लियोटाइड पूछेगा, डीएनए जो बना होता है वो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अगर हम लोग ये देखें, आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए, आप जो क्वेश्चन पूछ देता है कि न्यूक्लियोटाइड, अगर ध्यान देते हैं ये पूछ देता है कि बताइए ये न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड में आपके दिमाग में आना है कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होगा। तो न्यूक्लियोटाइड में आप कहेंगे सर इसमें शुगर होगा, शर्करा हो जाएगा, पहला बात तो शुगर होगा, ओके। इसके बाद में क्या होगा बताएं, शुगर के बाद में नाइट्रोजनस बेस होगा, नाइट्रोजनी क्षारक होगा, तो नाइट्रोजिनस इसमें बेस होता है, एक दूसरा हो गया। और तीसरा करेंगे, इसमें होता है फॉस्फेट होता है H3PO4, मतलब यहां पर ये दिमाग में आपको रखना है। तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड अगर पूछेगा, न्यूक्लियोटाइड में होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल देगा कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है। तो शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, फॉस्फेट होता है, और चौथा ऑप्शन उसके पास में है इनमें से सभी। तो आप दिमाग में रखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड में शुगर भी होता है और नाइट्रोजनस बेस भी होता है, फॉस्फेट भी होता है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है। आगे क्वेश्चन डाल देगा कि डीएनए का जो प्रवृत्ति है, ध्यान देते हैं, डीएनए का जो प्रवृत्ति है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, इनमें से सभी डाल देगा। तो आपका क्या जवाब आएगा, आप सीधा कहेंगे सर डीएनए का जो प्रवृत्ति होता है वो कैसा होगा। तो आप कहेंगे सर ये तो अम्लीय होता है, डीएनए का प्रवृत्ति अम्लीय। अगर पूरा नाम ऐसे भी दिमाग में रखेंगे, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी जो हैं जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़िएगा, याद करेंगे इसमें अच्छी तरह से क्वेश्चंस को, क्योंकि डीएनए से संबंधित क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सभी क्वेश्चन हमेशा देते रहते हैं। अब ध्यान देते हैं, डीएनए का प्रवृत्ति अम्लीय, अम्लीय कैसे याद करेंगे, कहेंगे सर डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक, ए से हो गया एसिड। तो एसिड मतलब अम्लीय है। आप कहेंगे सर ये तो अम्लीय है, ये तो अम्लीय है। तो डीएनए का प्रवृत्ति अम्लीय होता है, ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। अब डीएनए पर अब चार्जिंग की बात अगर कह दे कि डीएनए पर आवेश अगर कह दे तो डीएनए निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज दिमाग में रखेंगे, मतलब ऋण आवेशित होता है डीएनए ऋण आवेशित होता है। अब यहाँ पर ऋण आवेशित डीएनए होता है, वह हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है और जुड़ करके वहां पर वो पैकेजिंग तैयार करता है, उसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ये दिमाग में रखना है आपको। तो डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है। और हम लोग अगर बेसिक हिस्टोन की बात कहा जाए तो ध्यान देते हैं, यह बेसिक जो हिस्टोन होता है, बेसिक हिस्टोन प्रोटीन होता है, तो बेसिक हिस्टोन जो प्रोटीन होगा इस पर जो है ये पॉजिटिव आवेश होता है, ये दिमाग में रखना है। इससे क्वेश्चन आपको डाल सकते हैं,
डीएनए पर आवेश तो आप मार देंगे नेगेटिव, अगर बेसिक हिस्टोन पर आवेश तो पॉजिटिव मार देंगे इसमें, कि इस पे पॉजिटिव होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना है, समझना है। इससे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, और जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप ये प्रयास करेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% सही हो। विद्यार्थी प्रयास करेंगे, 95-96% तो आप लाएंगे ही, क्योंकि यहाँ पर रेस की अवस्था में आप हैं और आपके पास में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने का। ठीक है, तो ध्यान देते हैं यहाँ पर। तो ये आपका हो गया, कुछ क्वेश्चंस वगैरह बता दिए आपको। इसमें डीएनए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए आप लोग। अगर ध्यान देते हैं, इसके बाद में आपको ये दिमाग में रखना है कि डीएनए पॉलीमर किसका होता है। अगर क्वेश्चन डाल दे कि डीएनए किसका पॉलीमर होता है, डीएनए किसका पॉलीमर होता है, पॉलीमर मतलब वह जो केमिकल बार बार रिपीट कर रहा है, इसको पॉलीमर कहते हैं, बहुलक कहते हैं। बहुत बार वही चीज लॉग के, है ना, बहुत बार वही चीज लौक रहा है तो बहुलक कहते हैं। और यह डीएनए पॉलीमर किसका होता है, तो डीएनए पॉलीमर होता है इसमें न्यूक्लियोटाइड का, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड का पूरा नाम अगर कहें तो आप कह सकते हैं कि सर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का यह पॉलीमर होता है। तो ऐसे अगर शॉर्ट में कहते हैं तो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं हम लोग कि न्यूक्लियोटाइड का ये पॉलीमर होता है। लेकिन अगर पूरा नाम इसको अगर देखें तो आप कहेंगे डीऑक्सीराइबोस और जो है न्यूक्लियोटाइड का ये पॉलीमर होता है। ऐसे दिमाग में सीधा आप रखिएगा कि न्यूक्लियोटाइड का यह पॉलीमर होता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि न्यूक्लियोटाइड में कौन सा न्यूक्लियोटाइड, तो कहें डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड का यह पॉलीमर होता है। आगे हम लोग ये दिमाग में रखते तो पॉलीमर की बात हो गया डीएनए के बारे में। ठीक है ना, आगे हम लोग अगर देखें कि एक डीएनए का, आप देखिए डीएनए का अगर एक कंप्लीट अगर टर्न होगा, कंप्लीट अगर घुमाव होगा, तो घुमाव का जो मापन होगा वो कितना होगा, घुमाव का मापन कितना होगा। अगर देखते हैं डीएनए इस प्रकार इस तरह घुमाव करता है, इसका एक कंप्लीट टर्न का, जैसे हम यहाँ पर सामने खड़ा है, यहाँ पर आ जाएंगे तो आधा टर्न हुआ और एक कंप्लीट टर्न ले लिया, एक कंप्लीट टर्न घुमाव लिया। तो एक कंप्लीट डीएनए का अगर घुमाव कहें, एक यहां से यहां लिया, एक यहां से यहां लिया, एक कंप्लीट घुमाव हुआ। तो एक कंप्लीट घुमाव में अगर बात किया जाए, एक कंप्लीट घुमाव में अगर कहा जाए कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो आपके दिमाग में होना चाहिए सर एक कंप्लीट घुमाव में आप सेंड कर सकते हैं। आपके आंसर का इंतजार है, आप सेंड कीजिए डीएनए का एक कंप्लीट घुमाव में बताइए कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। वो भी आपको बताना है, बी डीएनए में बताना है, क्योंकि ये जो है वाटसन एवं क्रिक ने बी डीएनए के बारे में बताया। तो आप सेंड कर सकते हैं कि अगर बी डीएनए है, इसका डीएनए में कंप्लीट जो घुमाव होगा, हेलिक्स का घुमाव होगा, मतलब एक कुंडल जो है कंप्लीट घूमेगा एक बार, तो इसका मापन कितना नैनोमीटर होता है। तो नैनोमीटर में आप सेंड कीजिए, आपसे कंप्लीट घुमाव यहां से यहां तक आया और फिर यहां से यहां तक आया, एक कंप्लीट घुमाव हुआ। आप कंप्लीट घुमाव में बताइए कितना इसका नैनोमीटर में मापन होता है। आप सेंड कीजिए, हम आपका आंसर का इंतजार कर रहे हैं। चलिए सेंड कीजिए जल्दी, कितना होगा डीएनए का एक कंप्लीट घुमाव का जो मापन होगा वो कितना होगा, आप सेंड कीजिए कितना नैनोमीटर होगा। आप नैनोमीटर में एक कंप्लीट घुमाव का मतलब आप सिंपल सा देखिए, एक यहां से घुमा, एक यहां से घुमा, एक कंप्लीट घुमाव में बताएंगे कितना इसमें न्यूक्लियोटाइड होता है। तो बताएंगे आप लोग से आंसर चाहेंगे एक कंप्लीट घुमाव में कितना न्यूक्लियोटाइड होता है। आपका आंसर आना शुरू हो चुका है, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है। आप आंसर दे रहे हैं, लगातार आंसर आप दे रहे हैं, ओके, बहुत अच्छी बात है, आपने दिया।
चलिए थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं, डीएनए का एक कंप्लीट जब घुमाव होगा तो यहां पर डीएनए का एक कंप्लीट घुमाव जब होगा, आपको पहले भी इशारा भी कर दिए कि देखिए भाई एक कंप्लीट घुमाव यहां से यहां तक एक कंप्लीट घुमाव होगा, तो यहां पर देखते हैं यहां पर क्या होगा, ध्यान देते हैं तो यहां पर एक कंप्लीट घुमाव माना जाएगा, इसमें एक कंप्लीट घुमाव, ऐसे घुमा एक ऐसे घुमा एक, मतलब एक कंप्लीट घुमाव में बताइए इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या हो गया 10 मारेंगे। ध्यान देंगे मीटर सेंटीमीटर नहीं चलने वाला है, ये दिमाग में रखेंगे। डीएनए का एक कंप्लीट घुमाव में कितने होते हैं न्यूक्लियोटाइड, तो 10 मारेंगे। 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसका मतलब है इसमें 10 बेस पेयर चलेगा, 10 बेस पेयर चलेगा। तो क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड में एक बेस पेयर चलता है, एक बेस पेयर चलता है, तो यहां पर आपका 10 न्यूक्लियोटाइड है तो 10 बेस पेयर चलेगा, दिमाग में ये रखना है। तो ये दिमाग में रखिएगा, बोलिएगा नहीं, यहां पर दे देगा 4 5 10 15 दे देगा, तो आपको मारना होगा इसमें 10 बेस पेयर होता है, ठीक है। अगर पूछेगा कि बताइए डीएनए में 2 बेस पेयर के बीच, 2 बेस पेयर है, यहां पर एक बेस पेयर नहीं 2 बेस पेयर है, मतलब यहां पर डीएनए का अगर देखें तो यहां से यहां तक अगर देखें इसमें बाबू, तो ये दोनों के बीच में एक डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस कितना होगा, मतलब यहां पर सीधा कर रहा है कि डीएनए अगर है तो इसके बीच में यहां पर जो 2 गो यहां न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हो गया, ये भी बेस पेयर हो गया, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड में एक बेस पेयर चलेगा। और यहां पर एक आप बताएंगे यहां पर 2 न्यूक्लियोटाइड यहां जुड़ा हुआ है, तो अगर बीच का ये मापन पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा, ये दोनों के बीच में यहां से डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कितना डिस्टेंस मापेंगे बताइए। थोड़ा सा आप टेक्निकल नॉलेज रखिए और बता सकते हैं कि डीएनए का 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना, 2 बेस पेयर के बीच में 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। आप देखिए सिंपल सा चीज है, अगर हम बनाते हैं एक यहां पर है दूसरा यहां पर है, बेस पेयर है, तो ये दोनों के बीच में पूछ रहा है कि ये बताइए डिस्टेंस कितना होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो आप ये बता सकते हैं कितना डिस्टेंस होगा। आप सेंड कीजिए, हम जान पा रहे हैं, आपके आंसर को देख पा रहे हैं, लगातार आप सेंड कर सकते हैं। चलिए सेंड कीजिए, आपका आंसर का वेट कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं आपके आंसर का। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं क्या आंसर देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सेंड कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, कुछ विद्यार्थी बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए यहां पर चलिए अब ध्यान देते हैं, अच्छी बात है। चलिए तो आप ध्यान देते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप थोड़ा सा ये दिमाग में रखते हैं, देखिए तो ये दिमाग में रखते हैं कि यहां से काउंटिंग करेंगे तो 10 बेस पेयर मिला, ओके, तो 10 मिला, यहां से यहां पे कंप्लीट घुमाव में 10 मिला हमको, और पूछ रहा है कि 2 के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, दूरी कितना होता है। यहां पर 2 बेस पेयर का डिस्टेंस तो यही ना हो जाएगा, है कितना 10 गो, पूरा का मापन कितना है, तो आप कहेंगे सर पूरा का मापन से निकलेगा डीएनए का ये जो 10 यहां दिया हुआ है, ये 10 का कंप्लीट अगर मापन कहा जाए, मापन कितना होता है, तो आप कहेंगे सर इसका 3.4 नैनोमीटर होता है, पूरा मापन होगा। अगर 10 का मापन करेंगे, 10 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस करेंगे, कितना है 10 का, तो 10 का निकलेगा इसमें 3.4 नैनोमीटर निकलेगा। अगर 10 का निकल गया कि सर 10 का निकाल लिए, 3.4 नैनोमीटर निकाल लिए, ठीक है, तो नैनोमीटर ये निकल गया, तो 2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। आप कहेंगे सर ये तो आसान है, 3.4 बटा 10 कर देंगे, हमका आंसर आ जाएगा 0.34 नैनोमीटर आ जाएगा, और यही आपका आंसर सही होगा, यही आपका आंसर बिल्कुल सही चलेगा। तो ये दिमाग में आप रखते हैं इस चीज को, और ये दिमाग में आपको रखना है
क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको दिमाग में रखना होगा इसको, यहाँ पर डीएनए का एक कंप्लीट घुमाव में 10 बेस पेयर होता है और डिस्टेंस 10 बेस पेयर, यहां से यहां तक 10 बेस पेयर का अगर मापन करें तो आपका 3.4 नैनोमीटर होता है। और नैनोमीटर में आप जानते हैं कि 3.4 और 10⁻⁹ इन होगा, नैनोमीटर में चलेगा यहाँ पर। तो इतना इसका पूरा का पूरा डिस्टेंस इतना होता है। अगर दो के बीच का डिस्टेंस निकालें यहाँ पर तो यहाँ पर पूरा कितना मापन है और 10 है, दोनों के बीच में हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे 3.4 नैनोमीटर को, आपका आंसर कितना होगा? तो 0.34 नैनोमीटर। ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। एंगस्ट्रॉन की बात कहा जाए तो एंगस्ट्रॉन में अलग होता है। एंगस्ट्रॉन में अगर कहा जाए इसका मापन तो एंगस्ट्रॉन में होता है 34 एंगस्ट्रॉन होता है, 34 एंगस्ट्रॉन होता है। दिमाग में रखिएगा 34 एंगस्ट्रॉन होता है। अगर कंप्लीट घुमाव में 10 गो न्यूक्लियोटाइड है, उसका मापन अगर हम देखें किसमें, एंगस्ट्रॉन में, तो आप कहेंगे सर एंगस्ट्रॉन में तो 34 एंगस्ट्रॉन होगा, 34 एंगस्ट्रॉन होगा। अगर नैनोमीटर में हम मापन करें तो नैनोमीटर में इसका आंसर कितना होगा? कुल का मापन होगा 3.4 नैनोमीटर। तो आपको समझ में आ रहा है? एक बार पूरी अच्छी तरह थंब इंप्रेशन आप सेंड कर दें और आप कमेंट भी देते चलें। इसमें एक बार समझ में आया तो यस सर, चलिए इसमें एक बार आप जो है थंब इंप्रेशन सेंड कर दे तो हम समझेंगे आप बिल्कुल एक्टिव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए बहुत अच्छा, सही विद्यार्थी एक्टिव हैं। जितने भी जुड़े हुए विद्यार्थी हैं सभी हम देख पा रहे हैं आपके कमेंट को भी देख पा रहे हैं, थंब इंप्रेशन को भी देख पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। चलिए अब ध्यान देते हैं यहाँ पर अगर पूछे, चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया कि सर ये जो यहाँ पर एक कंप्लीट घुमाव हुआ, इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड हुआ, इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड हो गया और इसको हम मापे हैं, किसमें मापे हैं? तो आप कहेंगे सर इसको नैनोमीटर में मापे हैं। और नैनोमीटर में मापे हैं पूरा तो 3.4 नैनोमीटर आ जाएगा। अगर हम मापेंगे इसको एंगस्ट्रॉन में तो 34 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। समझेंगे बात को? तो यहाँ पर दोनों का हम सोल्यूशन मेरे पास में है। इसमें 10 है, टोटल कितना है? 10 न्यूक्लियोटाइड है। ध्यान समझेंगे बात को, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर 10 है, मापन कितना है? 3.4 नैनोमीटर है, यह 34 एंगस्ट्रॉन है। तो यहाँ पर डिस्टेंस दो के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? ये दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, दो के बीच में। तो क्या कर देंगे इसको निकालने के लिए 3.4 नैनोमीटर को इससे भी 10 से डिवाइड कर देंगे और इसको अगर एंगस्ट्रॉन में निकालना चाहते हैं तो इसको भी 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर दोनों में आ जाएगा। अगर चाहते हैं कि सर नैनोमीटर में चाहिए तो 0.34 नैनोमीटर में आ जाएगा। अगर चाहते हैं एंगस्ट्रॉन में तो आप कहेंगे सर ये 3.4 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। देखिए तो ये दिमाग में रखना होगा आपको, एंगस्ट्रॉन और नैनोमीटर चूंकि उलझाने वाला है, ये आपको उलझा सकता है, क्वेश्चन देकर के उलझा सकता है। तो आप को उलझाएगा तो आप उसको उलझा देंगे। देखेंगे कि जैसे घूम रहे हो क्वेश्चन वैसा ही हम भी घूमे हुए हैं, हम भी घूमेंगे तब आंसर आपका बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आगे क्वेश्चन को विस्तार आगे बढ़ाते हैं। अगर क्वेश्चन डाल दे कि बताइए डीएनए का मेन सपोर्टर कौन होता है, मेन सपोर्टर की बात कर दिया, या डीएनए का अगर कह दिया कि बताइए बैकबोन क्या होता है, डीएनए का मुख्य समर्थक क्या होता है, डीएनए का बैकबोन क्या क्या होता है, बैकबोन। तो बैकबोन में आप कहेंगे सर एसपी साहब, डीएनए में एसपी साहब जो होते हैं ना वो होते हैं बैकबोन होते हैं। डीएनए का एसपी साहब, पुलिस कप्तान भी ऐसे जिला पुलिस कप्तान एसपी साहब होता है, तो वो भी तो वहां पर वैसा ही होता है। जिला का अगर पुलिस का हेड तो आप कहते हैं सर एसपी साहब होते हैं। तो यहाँ पर डीएनए में अगर डीएनए का मुख्य समर्थक क्या है, डीएनए का बैकबोन क्या है,
तो बैकबोन होता है sp, और एस का sp हो गया, एस का मतलब आप जानते हैं शुगर, डीऑक्सीराइबोज पेंटोस शुगर हो गया, और पी का मतलब हो गया फॉस्फेट, फॉस्फेट हो गया। तो ये दिमाग में रखना है कि एस का मतलब क्या, तो कहेंगे सर एस का मतलब तो शुगर हो गया, और डीऑक्सीराइबोज पेंटोस शुगर हो गया, पेंटोस शुगर हुआ, डीऑक्सीराइबोज पेंटोस शुगर, डी, अब डी का मतलब डीऑक्सीराइबोज भी करते हैं, पेंटोस जोड़ देना है, डीऑक्सीराइबोज पेंटोस शुगर हो गया, तो शुगर भी आप दिमाग में रखेंगे शर्करा हो गया। और इसमें पी का मतलब क्या हो गया, आप कहेंगे सर पी का मतलब फॉस्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, H3PO4 हो गया, तो पी का मतलब ये फॉस्फेट हो गया। तो ये दिमाग में रखना है एस और क्या पी। एसपी साहब, डीएनए का मुख्य समर्थक क्या होता है, डीएनए का बैकबोन रीढ़ की हड्डी किसे डीएनए का रीढ़ की हड्डी कहते हैं, किसे डीएनए का मुख्य समर्थक कहते हैं। ठीक है, तो आपको डालना है एसपी साहब, याद रखना है, एस का मतलब शुगर और पी का मतलब फॉस्फेट, एसपी दिमाग में रखना है। तो ये दिमाग में आपको रखिएगा। दूसरी बात ये दिमाग में आपको रखना है डीएनए से कि आपका इसके साथ साथ में डीएनए की लंबाई करके पूछता है कि बताइए डीएनए की लंबाई कितना होता है। ठीक है ना, अगर एक जो है सामान्य कोशिका, सामान्य या जो है स्तनधारी का सामान्य कोशिका का डीएनए की लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई पर अगर देखें हम लोग गौर करें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त देना चाहते हैं लंबाई पर, तो आप देखते हैं कि डीएनए, हमारा डीएनए कहां होता है मुख्य रूप से, तो डीएनए पाया जाता है मुख्य रूप से कोशिका के न्यूक्लियस में। अगर डीएनए मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस, है ना, कोशिका का केंद्रक में होता है, न्यूक्लियस में होता है, ये दिमाग में आपको रखना है। चलिए, तो ये दिमाग में रखना है कि कोशिका डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में होता है। अगर केंद्रक, लेकिन कुछ मात्रा आप डीएनए का देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, और कुछ मात्रा क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। ध्यान देते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। अगर डीएनए पूछे कि डीएनए पाया जाता है, ऑप्शन दे दे यहां पर, केंद्रक दे दे, केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, चौथा में इनमें से सभी, तो आप कहेंगे सर इनमें से सभी हो जाएगा। डीएनए पाया जाता है, ऑप्शन में केंद्रक डालेगा, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट तीसरा में, चौथा में इनमें से सभी, आप कहेंगे सर इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है डीएनए। मुख्य रूप से डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में, याद रखना केंद्रक में पाया जाता है। अब कहा गया कि डीएनए की लंबाई कहा गया कि एक कोई स्तनधारी जीव है, जैसे मनुष्य हो गया, तो मनुष्य का जो यहाँ पर कोशिका होगा उसका केंद्रक में डीएनए होगा, डीएनए होगा मुख्य रूप से, तो उस डीएनए की लंबाई कितनी होती है, एक क्वेश्चन डाल रहा है। और यह क्वेश्चन नीट में भी पूछा है, मतलब आपका मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में भी आपका पूछा है, मेडिकल के लिए विद्यार्थी एग्जाम देते हैं उसमें भी पूछा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा है कि बताइए एक सामान्यतः स्तनधारी जंतु जो है उसके कोशिका में डीएनए की लंबाई कितनी होती है, डीएनए का लेंथ कितना होता है अप्रोक्सीमेटली। तो लेंथ के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं कि इसका लेंथ कितना होता है। आप गौर करेंगे इसका लेंथ के बारे में, डीएनए का लेंथ का अगर देखें और उसकी लंबाई, एक कोशिका में, सिंगल कोशिका में, पूरा बॉडी नहीं बता रहे हैं, सिंगल कोशिका में बता रहे हैं हम लोग का, सिंगल कोशिका में। ठीक है ना, तो सिंगल कोशिका अगर डिप्लॉयड है, अगर यहाँ पर स्किन का कोशिका है तो डिप्लॉयड तो है ही इसमें। अब ध्यान देते हैं इसमें जो है सबसे पहले बेस पेयर कितना होगा, 6.6 10⁹ जो है इसमें बेस पेयर होता है पूरा का पूरा। अगर देखें तो अगर कहा जाए गैमिट में, कहा जाए अगर कहा जाए गैमिट में, हेप्लॉइड में, तो हेप्लॉइड में आधा हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हेप्लॉइड में आधा हो जाता है, तो हेप्लॉइड नहीं पूछा है इसमें, पूरा का पूरा पूछा है। तो एक जो है सबसे पहले दिमाग में रखना है कि एक जो है
कोशिका का जो केंद्रक है, कोशिका का केंद्रक में एक इसका डीएनए का कितना बेस पेयर लगभग होगा, तो बेस पेयर होता है 6.6 मल्टीप्लाई कीजिए 10⁹ बेस पेयर होता है। ओके, अब इसके बाद में अगर डिस्टेंस की बात कहा जाए, डिस्टेंस की बात कहा जाए तो डिस्टेंस तो है कितना भाई, और लंबा होगा ना, लंबा होगा ना, सटा हुआ नहीं है। तो इसका डिस्टेंस आप देखिए 0.34 नैनोमीटर है इसमें, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.34 या 10⁻⁻9 या मीटर प्रति बेस पेयर, यही तो हो जाएगा। अब इतना का अगर गुना करें, मल्टीप्लाई करें हम लोग, तो इसका कितना आ जाता है, लगभग जो है 2.4 मीटर इसका आंसर आ जाता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 2.4। आपने आंसर दिया है, बहुत से विद्यार्थी दिए हैं 2.4 दिए हैं, बिल्कुल सही है 2.4। तो यहां पर ध्यान देते हैं, तो एक कोशिका जो डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड कोशिका में 6.6 10⁹ बेस पेयर होगा। ए मल्टीप्लाई है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁹ बेस पेयर मल्टीप्लाई। अब देखिए डिस्टेंस जो दिया हुआ है, डिस्टेंस अगर है तो लंबाई भी बढ़ेगा, तो 0.34 और नैनोमीटर है 10⁻⁹ कर देंगे, ये मीटर हो गया प्रति बेस पेयर। इसको गुना करने के बाद लगभग आपका आता है 2.4 मीटर। एक कोशिका में डीएनए की लंबाई लगभग इतनी हो जाती है, लेकिन 2.4 मीटर अगर है, ध्यान देते हैं एक कोशिका में डीएनए की लंबाई 2.4 मीटर है, इसका डीएनए की लंबाई, तो क्या यह चारों ओर फैला हुआ होता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, चारों ओर फैला हुआ नहीं होता है। और इसमें जो हिस्टोन होता है, अगर कहें यहां पर ये 4 हिस्टोन यहां पर है, 4 हिस्टोन यहां पर है, तो इसी के बीच में रैप करता है डीएनए, बंधा हुआ ऐसा होता है, रैपिंग होता है, रैप्ट करता है, तो यहां पर इसको कहते हैं पैकेजिंग कहते हैं, पैकेजिंग, जिसको हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें जो 2.4 मीटर जो है लंबाई, वह डीएनए है। अब कहता है इसको पैकेजिंग को, तो डीएनए का अगर पैकेजिंग होगा यूकैरियोट में, हम लोग यूकैरियोट हैं, यूकैरियोट में होगा, यूकैरियोट का मतलब जिस कोशिका में केंद्रक है उसे यूकैरियोट कहेंगे, हम लोग यूकैरियोट हैं। तो हम लोग की कोशिका में अगर 2.4 मीटर का पैकेजिंग होगा तो इसका नाम पड़ता है न्यूक्लियोसोम। तो यहां पर एक क्वेश्चन होता है कि बताइए यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए का जो पैकेजिंग होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहां पर दिमाग में रखना है कि यहां पर यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए के पैकेजिंग को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं, दिमाग में रखिएगा। और जबकि प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में भी डीएनए है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान देते हैं कि एक तो हो गया यूकैरियोट में। अगर हम कहें कि प्रोकैरियोट में डीएनए का पैकेजिंग अगर देखें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका नाम पड़ता है न्यूक्लियाइड नाम पड़ता है। ध्यान से पहले समझिएगा, न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियाइड नाम पड़ेगा। तो न्यूक्लियोसोम डीएनए का दोनों है, दोनों डीएनए का पैकेजिंग बता रहा है, डीएनए का पैकेजिंग बता रहा है। आप बाजार में जाते हैं, 3 सामान पॉलिथीन में लेते हैं, उसको कहते हैं एक बड़ा पॉलिथीन में डाल करके उसको पैकिंग करके हमको दे दीजिए। या 10 सामान लेते हैं, उसको कार्टून में डाल करके पैक कर देते हैं। उसी प्रकार डीएनए का पैकेजिंग हो रहा है। तो डीएनए का पैकेजिंग अगर यूकैरियोटिक में हो रहा है, हिस्टोनिक प्रोटीन से बन जा रहा है, हिस्टोनिक प्रोटीन से बन जा रहा है, तो इसको हम लोग कह देंगे न्यूक्लियोसोम कहेंगे, दिमाग में रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर कहा जाए प्रोकैरियोट में, कहा जाए प्रोकैरियोट्स में, कहा जाए प्रोकैरियोटिक,
जैसे हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक में अगर डीएनए का पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे तो इसे कह देंगे न्यूक्लियोइड। और अगर यूकैरियोटिक में डीएनए का पैकेजिंग होगा न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया। ठीक है, अगर ये दिमाग में आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहां तक बताएं आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अगर समझ में आ रहा है तो यस सर आप सेंड करें, जिससे कि हम भी समझ पाए कि एक बार विद्यार्थी भी एक्टिव है और यहाँ पढ़ने को तैयार है, इसमें समझ रहा है हमारी बातों को। चलिए, तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं इस बात को, बहुत अच्छी बात है। चलिए, समझ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जो हम यहाँ बता रहे हैं वो आप बिल्कुल समझ में आपको आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समझ रहे हैं हमारी बात को, देख पा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छी बात। चलिए, अब ध्यान देते हैं, ये आपने पढ़ा इसके बारे में। चलिए, बहुत अच्छी बात, ओके ओके। चलिए, अब ध्यान देते हैं, यहां पर आपने पढ़ा इसके बारे में। थोड़ा सा आगे हम ध्यान देते हैं, गौर करते हैं, वो क्या आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। थोड़ा सा आगे हम देखेंगे, इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। डीएनए से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहे हैं। आज का क्लासेस पहला क्लासेस है और पहला क्लासेस डीएनए से शुरू किए। काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपको मैंने शेयर किया, जो हमेशा एक क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जामिनेशंस में, इसलिए आप दिमाग में रखेंगे। अब ध्यान देते हैं यहां पर, अब यहां पर तो ये जो हो गया, ये न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियोसोम हम समझ में आ गया, ठीक है ना। ये क्या होता है ऐसे, अगर कहता है कि डीएनए में अगर दो बेस पेयर है, ठीक है, डीएनए में दो बेस पेयर है, ठीक है ना, तो दोनों ये जुड़ा हुआ होता है, दोनों बेस पेयर जो जुड़ा हुआ होता है, इसके बीच में ये बॉन्ड बनता है। वो बॉन्ड कौन सा होता है, कौन सा बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, जरा आप हमको बताएं, सेंड कर सकते हैं आंसर। डीएनए का दो यहाँ पर बेस पेयर है। पहला यह बेस पेयर है, यहाँ पर बीपी बेस पेयर है, ए भी बेस पेयर है, दो बेस पेयर है डीएनए में, और ये बॉन्डिंग बना रहा है। तो बताइए कौन सा इसके बीच में बॉन्डिंग होगा, ये बॉन्ड का नाम आपको बताना है। इसका बॉन्ड का क्या नाम होगा, इसका बॉन्ड का क्या नाम होगा, तो बॉन्ड का होगा इसमें क्या, बोलिए। ठीक है, बहुत अच्छा, सेंड कर सकते हैं, हम देख पा रहे हैं आपके, ठीक है, बहुत अच्छा, ओके। कौन सा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होता है, चलिए कौन सा बॉन्ड का है, तो यहां पर देखते हैं कौन सा बॉन्ड इसके बीच में होता है। चलिए, अरे बाबू यहां पर हमने क्या पूछा, दो बेस पेयर है, तब दो बेस पेयर है। अगर हम कहते हैं ए वाला बेस पेयर है वह ए है और है यहां पर टी, ठीक है, ए और टी है यहां पर जुड़ा हुआ है, और यहां पर है, अगर कहते हैं यहां पर टी है और ए है, तो टी और ए यहां पर है, ओके, और यहां पर ए और टी है, और दोनों के बीच में बॉन्डिंग का नाम बताइए। ये पूछ रहे हैं बाबू, एच बॉन्ड तो यहां पर आप बता ही रहे हैं, एच बॉन्ड तो ए बेस पेयर हो गया, ए भी बेस पेयर हो गया, नाइट्रोजनस बेस पेयर हो गया, नाइट्रोजनस बेस पेयर हो गया, और बीच में बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड कौन सा है, नाम बताना है। तो बॉन्ड का नाम आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा है। आपसे अगर पूछेगा कि यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षार के बीच में, नाइट्रोजनी क्षार के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आप कहेंगे सर एच बॉन्ड होता है, उसमें डालना है। नाइट्रोजनी क्षार जो है इसके बीच में अगर दो बेस पेयर पूछ रहा है, दो बेस पेयर है, ए भी बेस पेयर है, यहाँ पर बेस का पेयर हो गया, नाइट्रोजनस बेस का पेयर हो गया, इसके बीच में अगर है, जुड़ता है, इसके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इसके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर होता है। फॉस्फो, आप देखते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से बंधे होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर। याद रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर कि बताएंगे, अगर ये बेस पेयर कंप्लीट हो गया,
ए भी बेस पेयर हो गया। डीएनए में अगर देखा जाए यहाँ पर ए भी है और ए भी है, तो ये नाइट्रोजनी क्षार का बेस पेयर है, ये भी बेस पेयर है। ये दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, जो जुड़ा हुआ होता है, इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। ये दिमाग में रखना है कि डीएनए में दो बेस पेयर जो होगा, ए भी बेस पेयर है, ए भी बेस पेयर है। बेस पेयर के बीच नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि दो बेस पेयर, सिर्फ बेस पेयर के बीच में नहीं, सिर्फ बेस पेयर के बीच में नहीं, नाइट्रोजनी क्षार के बीच में नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है कि दो वो ए भी बेस पेयर है, ए भी बेस पेयर है, तो दो बेस पेयर है, इसके बीच में जो बॉन्डिंग बना रहा है वो कौन सा है? आप कहेंगे सर फॉस्फोडाइएस्टर है। फॉस्फोडाइएस्टर क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बोलना है, आपको दिमाग में रखना है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है। तो यहां तक हम लोग आज के क्लासेस में स्टार्टिंग किए थे। डीएनए के बारे में काफी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, क्वेश्चन है, उसकी भी चर्चा कर चुके हैं। और यह क्लास आपका अब डेली 5 बजे से चलेगा। जो भी विद्यार्थी करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव लाइव और इसके बाद में डॉट क्लास भी आपको हम शुरू करेंगे। और इसके साथ साथ में जो भी विद्यार्थी इससे चाहते हैं कि यहाँ पर और भी क्लासेस जो है रिकॉर्डेड क्लासेस लेने के लिए चाहते हैं कि रिकॉर्डेड जो है वह वीडियो इसका हमें प्राप्त हो, तो रिकॉर्डेड वीडियो के लिए आप जो है, क्योंकि 12th का पूरा आपका चैप्टर का रिकॉर्डेड वीडियो भी बनाया गया है क्रैश कोर्स के लिए, आपके लिए वो वीडियो भी आप ले सकते हैं। और उसके लिए आप जो है इस पर आप कॉल कर लें, इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और रिकॉर्डेड वीडियो आपको इससे प्राप्त हो जाएगा। और इस पर 9708419515 पर आप कॉल कर सकते हैं, जिससे बताएगा कि आपका रिकॉर्डेड वीडियो पूरा का पूरा 12th बायोलॉजी का इसमें जिस तरह बताएं उस तरह वीडियो प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ में आपको वीडियो प्लस आपका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, दोनों आपको उपलब्ध हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको बहुत बहुत साधुवाद, और आपके भविष्य की कामना हमेशा हम करेंगे, और आपके लिए हम हमेशा तैयार हैं, आप भी तैयार रहेंगे। 95% से ऊपर आपको नंबर लाना है बायोलॉजी में और सभी विषय मिला करके। तो इस प्रकार आज के क्लासेस में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और डेली क्लासेस आपको चलेगा। वेरी वेरी थैंक्स फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से। हम लोग ध्यान देते हैं तो इस तरह की बातें हुई आपके साथ में जुड़े हुए रहेंगे। तो ऑफलाइन भी क्लासेस तो चल ही रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपका इसमें था रिक्वेस्ट, तो ऑनलाइन भी मैंने शुरू कर दिया है। बहुत सारे विद्यार्थी इसका फायदा उठाएंगे और पूरा का पूरा 12th एग्जाम 2022 के लिए आपका चाहते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो हमें मिले, पीडीएफ मिले, इसके लिए आप कॉल कर लेंगे 9708419515 पर कॉल कर लेंगे। और जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से, वो टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं। भारतीय एजुकेशन, ध्यान देते हैं, भारतीय एजुकेशन टेलीग्राम से आप जुड़ जाएंगे, भारतीय एजुकेशन टेलीग्राम से आप जुड़ जाएंगे और उस पर आपको सूचना हमेशा मिलता रहेगा। तो भारतीय एजुकेशन टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं या रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ के लिए इस पर कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश यू गुड लक।